गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ये टॉपिक जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के सिलेबस में, इसके अलावा बाकी जितने भी पीजी एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस होते हैं और साथ ही साथ जितने भी जॉब बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक्स टॉपिक के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक माना जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। टॉपिक क्या है एक बार जरूर लिख लेंगे। इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होना बेहद जरूरी है, बिकॉज अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आज का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं जल्दी से आपको इसके बेसिक्स को समझा देती हूँ। सिंस वी आर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, तो हमें प्लांट सेल पर ज्यादा फोकस्ड रहना है, ना कि एनिमल सेल पर। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं प्लांट सेल का, तो कुछ इस तरह का दिखेगा हमारा प्लांट सेल। दिस विल बी द सेल वॉल, जिसे हिंदी में आप कोशिका भित्ति कहते हो। सेल वॉल के अंदर ये वाला जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, दिस विल बी नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हो, देखो यहां पर ये मैंने ढेर सारे डॉट्स 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 बना दिए, ठीक है। ये जो आपको येलोइश कलर का सेक्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करते रहते हैं, मजे में तैरते रहते हैं। बिकॉज साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो कोई सॉलिड चीज नहीं है। दैट इज सेमी लिक्विड काइंड ऑफ अ थिंग, गाढ़ा लिक्विड होता है। और इसी लिक्विड में कौन तैर रहे होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो भाई सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। साइटोप्लाज्म क्या है, ऐसा सवाल तो कभी भी पेपर में नहीं आया और ना आने वाले समय में पूछेगा। अगर आप चाहते हैं याद रखना तो बस इतना याद रखिए कि हाँ भाई, साइटोप्लाज्म जो है ये गाढ़ा लिक्विड होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। अब देखो, टॉपिक की शुरुआत होती है पार्ट्स ऑफ अ सेल से। सेल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है लिविंग पार्ट, जी हाँ, और इधर लिखा है नॉन लिविंग पार्ट। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसका मैंने अभी आपको फोटोग्राफ भी दिखाया, वो एक लिविंग पार्ट माना जाता है हमारे सेल का। वही सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट। और ये सेल वॉल खास तौर पे प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स। अब ऐसा नहीं है कि केवल ही प्लांट सेल में होता है, बाकी दुनिया के और ऐसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिसमें प्लांट जिसमें सेल वॉल होता है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अभी आप आगे पढ़ोगे कि प्लांट सेल के अलावा सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है वो और कहां पर किन किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। हाँ, ये जरूर तय है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स। अब हम आते हैं कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर लिखेंगे। सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, ribosomes, lysosomes, another very important cell organelle, and that is centrosome. सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सेंट्रोजोम का क्या फंक्शन है, तो आप शॉर्ट में ये याद रख सकते हो कि सेंट्रोजोम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिविजन। ये सेल डिविजन में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 7th नंबर पर है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हो, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ नॉन लिविंग पार्ट भी पाया जाता है, जैसे कि कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, वैक्यूल्स हैं और फैट के ड्रॉपलेट्स। तो ये तीनों चीजें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नॉन लिविंग पार्ट के अंदर आती हैं। और ये जो आपने 7 नाम पढ़े, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट लिविंग पार्ट के अंदर आता है। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस विच इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। भैया ब्रेन है ये, ब्रेन मतलब राजा, ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से लिविंग पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर्स। और नॉन लिविंग पार्ट कौन कौन सा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो अब हम आ जाते हैं इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ने की ओर। हमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स और डिटेल्स दोनों जानने हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है
कि इस सेशन में मैं सारे सेल ऑर्गेनल्स को, सेल के पार्ट को एक पर्टिकुलर टेबल में कंप्लीट करा दूं, एंड आई एम श्योर कि इसके बाद ये चीज बहुत इजी लगेगी आपको पढ़ने में। तो स्टार्टिंग विथ सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। परमिएबल होता है भैया, हर चीज को ये अलाउ कर देता है सेल के अंदर आने के लिए, किसी को नहीं रोकता टोकता, भैया सब आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कहां कहां पर प्रेजेंट है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगस में और एल्गी में। अभी इससे पहले आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि सेल वॉल प्लांट का कैरेक्टर होता, बट नॉट, आई मीन दिस इज नॉट ट्रू। प्लांट्स के अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंगस एंड एल्गी। कहां नहीं होता है? सो इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स, मतलब तुम्हारे सेल में, मेरे सेल में तो सेल वॉल नहीं है। आगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग शेप टू द सेल। जी हाँ, एक तो प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ प्लांट सेल को, बिकॉज ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, शेप भी प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी देखो, हम बेचारे एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल जैसी कोई चीज है नहीं, हमारा तो सबसे बाहरी लेयर ये सेल मेम्ब्रेन ही होता है, इसीलिए पॉइंट लिखा है कि इट इज द आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल, सबसे बाहरी लेयर होता है ये एनिमल सेल्स का। ये सेमी परमिएबल होता है, ये सेल वॉल के जैसा नहीं कि सबको ही अंदर आ जाओ, ये किसी किसी सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देता है। कायदे से ये सिलेक्टिवली परमिएबल अगर लिखा जाए तो ज्यादा सही है, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों का बना हुआ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ दो ही चीजें होती है, वन इज लिपिड एंड द अदर इज प्रोटीन। और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एक फंक्शन मैं डिस्कस कर रही हूं, मैं पूरा का पूरा डिटेल्ड वर्जन इस क्लास का नहीं बोलूंगी इस चीज को, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको पढ़ने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स तो कम से कम हर एग्जाम में काम आते ही आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स शेप इन एनिमल सेल। प्लांट सेल को तो भैया सेल वॉल ने शेप दे दिया, अब हमारे पास तो सेल वॉल है नहीं, तो हमारे अंदर शेप कौन देगा? सेल मेम्ब्रेन। ऑल्दो देयर आर अदर फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो। अच्छा, यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है पेपर्स में, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से मॉडल्स दिए कि भैया मेरा मानना ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सैंगर एंड निकोलसन। सैंगर एंड निकोलसन। सो ये क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आप याद रख लें। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ सेल एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अभी देखो, अगर ये मैं बना रही हूं छोटू सा एक प्लांट सेल, तो ये तो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला सेक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला पूरा पार्ट साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते हैं। साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल पार्ट्स इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आने वाला सारा हिस्सा आता है, ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लांट फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा पार्ट है हमारे सेल का जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, कुछ याद आया? जिसमें ग्लूकोज टूटता है और एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है? पायरूविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस विच इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। इसे ईएमपी पाथवे किस खुशी में कह रहे हैं? इट इज नेम्ड आफ्टर द थ्री साइंटिस्ट जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी, एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। साथ ही साथ ऑल सेल ऑर्गेनल्स लाई इन द साइटोप्लाज्म, ये तो मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही पढ़ा दिया। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल एंड दैट इज ईआर। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ईआर जो टर्म है वो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए यूज करूंगी। अभी देखो, जो ईआर होता है ना, ये स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। स्मूथ इसको तब कहोगे जब ईआर में राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, राइबोसोम्स होंगे ही नहीं इनमें प्रेजेंट। और रफ तब कहोगे जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। मतलब राइबोसोम्स का प्रेजेंस और एब्सेंस ये डिसाइड करेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होगा या स्मूथ होगा। अब आ जाओ जल्दी से फंक्शंस पर। पहला, ये आपको नजर आ रहा है आर ई आर, हियर आर ई आर स्टैंड्स फॉर रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्योंकि राइबोसोम का काम भी प्रोटीन बनाना होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम आसान हो गया, ये भी प्रोटीन ही बनाता है भाई। और SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका काम होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में भाग लेना। लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन है, लिपिड का फॉर्मेशन है, इन सारी चीजों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं शॉर्ट में MT लिख रही हूं। ध्यान रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जी हाँ, इसमें डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो कि लिखा भी है। इसके पास खुद का सर्कुलर DNA होता है। कितना बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना, जिसके पास DNA है ना वो दुनिया का राजा है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, इस तरह का। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी है, सोचो। और राइबोसोम भी कौन सा टाइप का है, इनके पास 70S टाइप का होता है। क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो एक फंक्शन तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ATP प्रोडक्शन यही करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस टॉपिक को प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेट कर देता है, जैसे तुमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलता है, क्रेब्स साइकिल। केवल क्रेब्स साइकिल ही नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भी कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो होता है। नाउ अच्छा, एक और चीज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हम ATP प्रोडक्शन देखते हैं होते हुए, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वैसे तो इतने आसान सवाल पेपर में आते नहीं है, लेकिन एकाध बार किसी किसी पेपर में इसको पूछ भी दिया है। नाउ कमिंग टू गोल्जी बॉडी। अभी गोल्जी बॉडी से सवाल सुन लीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट IGKV PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फाइन, जो कि पूछा गया था जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वालों को। सो जो PhD एंट्रेंस में भी सवाल यही था कि गोल्जी बॉडी को और किस नाम से जानते हैं, तो देखो डिक्टियोसोम्स बोलते हैं प्लांट्स में। अब इसका काम पर आओ, गोल्जी बॉडी क्या करता है समझना। राइबोसोम जो हमारा है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, वो प्रोटीन बनाता है। अब बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रोटीन की जरूरत पड़ती होगी, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, सबसे पहले तो बैठ जाता है और छांटता है प्रोटीन्स को कि कौन सा प्रोटीन कहां पर मुझे भेजना है, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। छांटने के बाद इसकी पैकेजिंग करता है कि भैया बढ़िया पॉलिथीन वगैरह में रैप कर दो, मैं ऐसे ही कह रही हूं। पैकेजिंग करने का मतलब उसको प्रॉपरली रैप कर देना, ताकि प्रोटीन पहुंचते पहुंचते तक खत्म ना हो जाए, सेफली पहुंच जाए। तो सॉर्टिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, और प्रोटीन का फाइनली क्या कर देगा बेटा, ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां जहां पर उसको पहुंचाना था। ये सवाल IGKV CT 2018 का सवाल है, इसलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट कमिंग टू राइबोसोम। भाई राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है सेल का, ध्यान रखना, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है, ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक चीज आप हमेशा देखते हो, S राइबोसोम, आप जब भी पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने अभी पढ़ा है कि उसके पास 70S राइबोसोम होता है। तो हियर S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इस यूनिट को, इस कॉन्सेप्ट को दिया था, या फिर इसी को हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार। अभी देखोगे ATS राइबोसोम। ATS राइबोसोम इज अ कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोट्स। अब मैंने क्लासेस में तो ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, ये तो एक छोटा सा रिवीजन है ना भाई, ये कोई डिटेल्ड क्लास तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज सेल ऑर्गेनेल खुद में 1.5 घंटे का टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ना बैठो तो। बट हाँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ATS राइबोसोम किन में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट। तुम यूकैरियोट हो, हम यूकैरियोट हैं, प्लांट्स यूकैरियोट है, फंगस यूकैरियोट है। अब इस ATS राइबोसोम के दो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वन इज 60S एंड द अदर इज 40S। 60S बड़ा है, 40S छोटा होता है। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स, नाउ हु आर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट का राइबोसोमल टाइप कौन सा है, 70S, जिसके अंदर 50S और 30S। 50S बड़ा सब यूनिट है और 30S छोटा सब यूनिट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड दैट इज लाइसोसोम। हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, ये हर बच्चे को आता है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, बिकॉज ये अपने ही बॉडी के बूढ़े सेल्स को, बीमारी ग्रसित सेल्स को खा करके नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के लिए इसमें ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
अलग अलग बुक्स में अलग अलग संख्या लिखी जाती है, किसी बुक में लिखा होता है 100 एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, किसी में 40 लिखा होता है। खैर वो बात की बात है। लाइसोसोम का one of the most important enzymes is acid phosphatase. Acid phosphatase. Coming to the next topic and that is plastid. जैसा कि आपने शुरुआत में ही पढ़ा कि प्लास्टिड जो होता है that is absent in the case of animal cells. जी हाँ, प्लास्टिड एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे प्लास्टिड के पास भी सर्कुलर डीएनए है, और साथ ही साथ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम था ना, इसके पास भी 70s राइबोसोम होता है, ध्यान रखना। अब ये प्लास्टिड जो होता है ये 3 टाइप का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है दीज आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। और ग्रीन कलर के पीछे का रीजन ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हैं, क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर के अलावा बाकी सारे कलर्स प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसलिए इनको कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं। और इसमें अलग अलग पिगमेंट्स लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटीन वगैरह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव इज ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट बेचारा बेरंग होता है, कलरलेस होता है। और क्योंकि ये कलरलेस होता है तो इसका काम क्या होता है, स्टोरेज। किस चीज का स्टोरेज? तो ये स्टोरेज करेगा अलग अलग फूड आइटम्स का, कभी ये कार्बोहाइड्रेट, कभी ये प्रोटीन, कभी ये फैट को स्टोर करता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको कलर्ड प्लास्टिड्स कहा जाता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, कोई कलर का ड्रामा नहीं है इधर, ये बेचारे बढ़िया खाना वाना स्टोर करके रखते हैं। नाउ कमिंग टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है and it was discovered by Robert Brown. सेल की डिस्कवरी was done by Robert Hooke. न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियस में तुम्हारा क्रोमोसोम है भाई, और डीएनए भी होगा, ऑब्वियस सी बात है कि क्रोमोसोम है तो। सो दिस मेक्स योर न्यूक्लियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस के अंदर मान लो ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, छोटू सा ये न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस का लोकेशन कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसका काम, प्रीवियस सेशन में ही मैंने यूट्यूब पर टाइप्स ऑफ जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए पढ़ाया था। तो न्यूक्लियोलस का काम होता है आरआरएनए की सिंथेसिस करना। आरआरएनए विच इज राइबोसोमल आरएनए, 80% ऑफ द टोटल आरएनए इसका कंपोजिशन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अनदर सेल ऑर्गेनल विच इज वैक्यूल, जो कि क्या है? वैक्यूल। अभी देखो वैक्यूल का फंक्शन क्या है। तो वैक्यूल जो होता है एक्चुअली ये खास तौर पे प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसके सिंगल मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं? टोनोप्लास्ट। अब अगर आप सोचोगे कि मैम क्या फंक्शन है वैक्यूल का, तो वैक्यूल आपने फिजियोलॉजी में टर्जिडिटी पढ़ा है, याद है? तो वैक्यूल जो होता है ये टर्जिडिटी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल, कभी कभार सैप जो होता है, सॉल्ट्स जो होते हैं, ये सारी चीजों को भी वैक्यूल क्या करता है? स्टोर करके रखा रहता है। सो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप क्विकली सारे सेल ऑर्गेनल्स को रिवाइज कर पाए होंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।